ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के समय कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, इन सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले हम अगर ओरली रूट से ड्रग लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होकर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। यानी एब्जॉर्प्शन वो प्रक्रिया है जिसमें कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में दवा पहुंचती है, ये एब्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सीधा हुआ कि ब्लड स्ट्रीम से जहाँ साइट ऑफ एक्शन यानी जहाँ ड्रग का एक्शन निर्धारित है, एक्शन होना है, वहाँ तक ब्लड स्ट्रीम से दवा के मॉलिक्यूल्स का पहुंचना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ से जैसे कि ओरली लिया गया, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम ये है, रेड वाला ब्लड स्ट्रीम है, तो यहाँ तक पहुँचा, एब्जॉर्प्शन हुआ और ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन टिश्यू हो सकता है, लीवर हो सकता है, आई हो सकता है, ईयर हो सकता है, सीएनएस हो सकता है, किडनी हो सकता है, तो वहाँ तक पहुँचना डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ फिर ये इस डायग्राम में शो किया गया है कि ब्लड के अंदर देखिए फिर जो है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया संपन्न होती है और मेटाबॉलिज्म होता है, इसके बाद एक्सक्रीशन होता है। तो ये कंप्लीट फार्माकोकाइनेटिक ADME का यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम द्वारा शो किया गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम अभी बताएं, मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में ये चीज़ ध्यान देना है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो। इसके लिए ड्रग जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए और लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो है महत्वपूर्ण है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना और लिपिड सॉल्युबल होना। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। तो पहला फैक्टर टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। इस फैक्टर में भी दो सब फैक्टर है। तो इसका पहला जो है फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहला सब फैक्टर है कि OW पार्टीशन कोफिशिएंट एंड पीएच। तो इस पॉइंट में ये समझना है कि हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स जो होते हैं आइदर वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं और उन ड्रग का आयनाइजेशन निर्भर करता है उनके पीएच वैल्यू पर या ड्रग की हाइड्रोफिलिक नेचर कितना है और ड्रग की जो है लाइफोफिलिक नेचर कितना है, इस पर डिपेंड करता है उसका आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन। तो यहाँ पर OW पार्टीशन कोफिशिएंट में ये जानना है कि अगर दो ड्रग जिसका OW पार्टीशन कोफिशिएंट एक है, सेम है, लेकिन उसमें जिस ड्रग का आयनाइजेशन कम होगा उसका जो है मेम्ब्रेन के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन तीव्र गति से शीघ्र होगा, ये कंडीशन है। तो ये पहला हुआ OW पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ पीएच का। दूसरा है मॉलिक्यूल्स का साइज, मॉलिकुलर साइज। तो मॉलिकुलर साइज में यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है तो वो अगर 500 से 600 डाल्टन से कम है तो वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा आसानी से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी जैसा हम डिफरेंस में बताए थे कि ब्लड स्ट्रीम से सीधे टिश्यू तक पहुँचना, टारगेट ऑर्गन तक पहुँचना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है
कि देखिए ये ब्लड स्ट्रीम है, तो ब्लड की जो है कैपिलरी वाल ये हो गया, कैपिलरी वाल। अब कैपिलरी वाल से सबसे पहले जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये पहुंचेगा, जो यहाँ शो किया गया है। ये ब्लड प्लाज्मा हुआ, इसमें यहाँ मॉलिक्यूल साइड रख के यहाँ ब्लड कैपिलरी वाल से एक पहले क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद वो पहुंचते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इसीलिए और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जहां उनका टारगेटेड है वहां फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचेंगे। तो ये चीज़ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोजिशन, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोजिशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रग जिसका साइज जो है वो लेस देन 50 डाल्टन है, वो जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं। तो ये देखिए पोर के अक्रॉस जो है ये यहाँ मॉलिक्यूलर साइज चूंकि यहाँ 50 डाल्टन से कम है, तो ये आसानी से इस पोर से होकर जो है दूसरी ओर चले गए हैं जहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना था। अब दूसरा कंडीशन यहाँ दिखा है कि लाइपोफिलिक ड्रग जो है यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है, तो वो 50 से 600 डाल्टन का है। तो उनका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में वो पहुंचेंगे, वो पैसिव डिफ्यूजन द्वारा पहुंचेंगे, माने एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर पैसिव डिफ्यूजन द्वारा पहुंचेंगे। और देखिए तीसरा यहाँ पर किया गया है कि अगर ये ड्रग जो है पोलर है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है और उसका साइज 60 के बराबर है, 60 से अधिक है, तो उसका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि द्वारा पहुंचेगा। तो इसके लिए जो कैरियर डिपेंडेंट होता है और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जो मॉलिक्यूलर साइज है कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज रहेगा, तो वो आसानी से जो है, तो एक रेंज जो दिया है 500 से 600 डाल्टन से कम रहेगा, तो वो आसानी से डिफ्यूज करके एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला पॉइंट है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। माने अभी हम देख रहे थे कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है कैपिलरी का। ये कैपिलरी क्योंकि ब्लड जो अभी बता रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लड स्ट्रीम से सीधे वहाँ से निकलता है पहले, तब दूसरे जगह पहुँचता है। तो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड वेसल्स के अंदर है, तो ब्लड वेसल के अंदर देखिए ये 4 इंडोथेलियल सेल्स यहाँ शो किया गया है और इसमें देखिए पोर्स जो है शो किया गया है। तो यहाँ ये चीज़ जो बताया गया है कि और ड्रग आयोनाइज या अनआयोनाइज, यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है कि चाहे वो अनाइज्ड हो चाहे अनआयोनाइड हो, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है 600 डाल्टन से कम होगा, वो यहाँ से आसानी से कैपिलरी इंडोथेलियल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के तरफ जो है मूव करेंगे। तो ये चीज़ है सिंपल कैपिलरी इंडोथेलियल बैरियर। तो पहला बैरियर तो यही है। दूसरा है सिंपल सेल में बैरियर। अब सेल बैरियर के ही अभी हमने बताया था, सेल बैरियर ये है, देखिए सेल मेम्ब्रेन का सेल बैरियर ये है। तो इसमें कंडीशन यहाँ दिया है कि कुछ जो है ड्रग मॉलिक्यूल पोर के थ्रू जा रहे हैं, लाइपोफिलिक जो है वो पैसिव प्रोसेस से जा रहे हैं, और जो है पोलराइज और आयनाइज जो है जिनका साइज जो है इक्वल या ग्रेटर 50 डाल्टन है, तो वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जा रहे हैं। तो ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। तो वो चीज़ें यहाँ आपको मेंशन करना है कि सिंपल सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर लाइपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग है और 50 से 600 डाल्टन है मॉलिक्यूलर साइज, हाइड्रोफिलिक पोलर ड्रग जो है इतना इतना डाल्टन है, वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ मेंशन करना है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बॉडी का ब्रेन जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसलिए वहाँ पर एक व्यवस्था होती है ब्लड ब्रेन बैरियर की, ताकि सभी ड्रग की पहुँच ब्रेन यानी सीएनएस तक नहीं हो। तो इसलिए ब्रेन की जो
कैपिलरी का जो है वो कैपिलरी और के ब्रेन में जो सप्लाई कैपिलरी है उसका बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड बनावट होती है, जो कि अन्य कैपिलरी के तुलना में। और ये चीज़ें जो हैं इस डायग्राम द्वारा भी शो किया गया है कि किस तरह से यहाँ देखिए, देखिए एक तो चीज़ें यहाँ शो किया गया कि टाइट इंटरसेलुलर जंक्शन जो बहुत टाइट होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ एक दो तीन बातें ध्यान देने वाले, टाइटली ज्वाइंट होते हैं, एक चीज़ है। दूसरा फिर ये दिया हुआ है कि लैक ऑफ इंटरसेलुलर पोर इसमें नहीं होता है, बाकी सब जगह इंटरसेलुलर पोर होता है, लेकिन यहाँ जो कैपिलरी होते हैं उसमें इंटरसेलुलर पोर नहीं होता है, तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो शो किया गया है GLIL, ग्लियल सेल्स, एक विशेष प्रकार का स्प्लाइस सेल होता है, तो वो यहाँ पर देखिए शो किया गया है। देखिए ये चीज़ें, ये सेल जो है, ये सेल जो है, ये सेल शो किया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, एस्ट्रोसाइट और पेरिसाइट्स, ये तमाम मिलके, तो इस तरह से जो है ये बैरियर का काम जो यहाँ करता है। तो इसीलिए एक सिंपल चीज़ है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ड्रग शुड पॉजेस लो आयनाइजेशन, उसका आयनाइजेशन कम हो, लिपिड सॉल्युबिलिटी अधिक हो, और उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की क्षमता कम हो, तो ये एक आइडियल कंडीशन होता है, तो जो कि ब्रेन तक उसकी पहुंच होती है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का हो गया। नेक्स्ट फिर एक और बैरियर है, वो ब्लड CSF बैरियर, सेरेब्रो CSF का होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखिए ये सब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़े हैं कि ब्रेन के अंदर जो देखिए लेटरल वेंट्रिकल होता है, जो कि दो संख्या में होता है, राइट और लेफ्ट। उसके बाद देखिए यहाँ थर्ड वेंट्रिकल होता है, और फिर यहाँ जो है फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और इन सब वेंट्रिकल में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको CSF कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कौन से ड्रग का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के प्रति पहुंच होती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ देखिए ब्लड, ये देखिए ब्लड का हो गया। फिर कैपिलरी एंडोथेलियल, तो यहाँ पर नीचे की ओर कैपिलरी एंडोथेलियल शो किया गया है, इसमें ओपन जंक्शन ये होता है, देखिए यहाँ शो किया गया ओपन जंक्शन होता है। इसके बाद जो टाइटली इंटरसेलुलर जंक्शन जो होता है ये टाइटली है, और इसके बाद CSF में पहुँच होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें डायग्राम में ये शो किया गया है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि a drug that enter the CSF slowly cannot achieve high concentration as the bulk flow of CSF continuously remove the drug। जिनका फ्लो CSF के प्रति कम होता है, स्लो होता है, तो वो उनका इफेक्टिव कंसंट्रेशन CSF में नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए CF के अंदर उक्त ड्रग का इफेक्टिव कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ब्रेन के अंदर जो है उनका जो कंसंट्रेशन है वो CSF के कंसंट्रेशन से हमेशा अधिक होना चाहिए, तब वो उनका एसेज आसानी से होगा और इफेक्टिव कंसंट्रेशन CSF के अंदर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण था, ये चीज़ जानना है। नेक्स्ट बैरियर और है, बैरियर जो कहलाता है प्लेसेंटल बैरियर। तो हम सभी लोग जानते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। देखिए डायग्राम में भी शो किया गया है कि गर्भस्थ शिशु जो है वो प्लेसेंटा द्वारा अपने माता के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, और इसलिए यहाँ पर सभी ड्रग जो है, अगर गर्भस्थ शिशु उनकी माँ जो है वो ऐसा कोई ड्रग उस प्रेगनेंसी के टाइम नहीं ले जो कि प्लेसेंटा को पार करके गर्भस्थ शिशु को क्षति पहुंचाए, तो इसलिए बैरियर की आवश्यकता होती है। तो वो बैरियर जो है
उसके लिए कंडीशन दिया है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रेडली अलाउ द नन आयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग। तो इसमें भी कंडीशन है कि नन आयोनाइज्ड होना चाहिए और लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल दिया है सल्फोनामाइड, बारबिटूरेट, मॉर्फिन, पैथेडिन, क्लोरप्रोमाजिन, ये सब प्लेसेंटल बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ इसलिए प्लेसेंटल बैरियर, और ये ध्यान देने वाली बात है कि इस समय प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अगर उस अवस्था में दिया जाएगा तो गर्भस्थ शिशु में पहुंचकर उनके अंदर विकलांगता उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ड्रग को प्रेगनेंसी की अवस्था में देने से बचना चाहिए। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आसानी से याद किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो है फीटल डिफॉर्मिटी मैंने विकलांगता काउज बाय सम ड्रग टेकन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसमें दिया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने गर्भाश प्रेगनेंसी के टाइम में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ले देना चाहिए, अदरवाइज जो है डेफनेस उत्पन्न होगा, वो शिशु में डेफनेस, जन्मजात डेफनेस उत्पन्न हो सकता है। दूसरा टेट्रासाइक्लिन का है, टेट्रासाइक्लिन भी उस अवस्था में देने से जो है जो शिशु होगा उसका डिफेक्टिव बोन और टिथ हो सकता है। और एक और है क्लोराम्फेनिकोल, एंटीबायोटिक होता है, वो भी इस अवस्था में गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए क्योंकि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम उत्पन्न करता है। तो ये प्लेसेंटल बैरियर का हो गया। फिर एक और बैरियर यहाँ है टेस्टिस बैरियर। टेस्टिस बैरियर, तो यहाँ टेस्टिस ये शो किया गया है, देखिए डायग्राम टेस्टिस। तो मुख्य रूप से यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो बैरियर जो है वो संपूर्ण टेस्टिस में नहीं है, बल्कि ये बैरियर लोकेटेड इन सर्टोली सेल जंक्शन। सर्टोली सेल्स आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है, और यहाँ पर देखिए ये जो शो किया गया है सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं। तो ये सर्टोली सेल्स के नेबरिंग सेल्स जो है वो बनाता है, एक बैरियर का निर्माण करता है, ताकि ये बैरियर इसलिए होता है, इसका बस मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ड्रग का पैसेज जो है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, बाधित करता है, ताकि जो है स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड में नुकसान नहीं हो। तो ये इसलिए इसमें डायग्राम में दिया है ना कि विभिन्न स्टेज स्पर्मेटोसाइट्स द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्मेटिड यानी स्पर्म का निर्माण होता है, ये सभी जानते हैं। तो ये जो इस निर्माण प्रक्रिया के टाइम जो है किसी तरह का कोई डिफेक्ट ड्रग के द्वारा नहीं हो, इसलिए ये बैरियर जो है वो रिस्ट्रिक्शन उत्पन्न करता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है टेस्टिस बैरियर का। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर होता है, संपन्न होता है, तो इससे क्या क्या फिनोमेना हो सकता है। तो देखिए पहला जो है प्रोटीन बाइंडिंग इनएक्टिवेटेड ड्रग, ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। दूसरा है ये ड्रग के स्टोरेज के रूप में सर्व करता है। तीसरा है अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो गया तो इसके बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ड्रग के लिए असंभव हो जाता है। और चौथा जो है कि प्रोटीन बाइंडिंग को अगर हम प्रभावित करते हैं किसी न किसी फैक्टर द्वारा, तो फिर जो है हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करेंगे डायरेक्ट। तो इसमें देखिए ये बड़ा दिया है कि प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी सभी अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होती है। आप ये देख रहे हैं कि जिनका 99% से अधिक है वो वारफेरिन थायरॉक्सिन है, या 95 से 99 का डायजेपाम हेपेरिन फ्रूसेमाइड है, 90 से 94% प्रोपेनॉल टॉलबिटामाइड ये है, 50 से 90 के बीच में एस्प्रिन सल्फोनामाइड क्लोरोक्विन है, और लेस देन 50% डिजॉक्सिन इंसुलिन फिनोबार्बिटोन है। यानी इसके टेबल के द्वारा ये स्पष्ट है कि अलग अलग ड्रग की कैपेसिटी प्रोटीन बाइंडिंग का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू प्रोटीन बाइंडिंग, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोटीन बाइंडिंग के कारण ड्रग इंटरेक्शन जो होता है, तो इसका कारण दो है।
कुछ ड्रग्स जो होते हैं जिनका जो है हाई एफिनिटी होता है और लो सीरम अल्ब्यूमिन कैपेसिटी होता है, जिसका एग्जाम्पल है सैलिसाइलेट और सल्फोनामाइड। और जस्ट इसका उल्टा कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनका एफिनिटी कम होता है लेकिन सीरम अल्ब्यूमिन कैपेसिटी अधिक होता है। तो अगर इन दोनों ड्रग को अगर एक साथ दिया जाएगा तो चूंकि जिनका हाई एफिनिटी होगा वो लो एफिनिटी वाले को रिप्लेस कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे, और जिसके वजह से ड्रग इंटरेक्शन सीरियस कंडीशन उत्पन्न होता है। इसका तो बेस्ट एग्जांपल है सैलिसाइलेट और सल्फोनामाइड। सैलिसाइलेट या सल्फोनामाइड अगर दिया जाता है तो वारफेरिन को वो रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकता है, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। फैक्टर इफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग को प्रभावित करने वाला रीनल इम्पेयरमेंट, माने किडनी के दोषपूर्ण अगर कार्य है तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। हाइपो अल्ब्यूमिनिया यानी अल्ब्यूमिन की कमी, तो जिसमें प्रोटीन, अब जब अल्ब्यूमिन, प्रोटीन बाइंडिंग अल्ब्यूमिन से होता है तो अल्ब्यूमिन कम होगा तो प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है ये जो है कम होता है। एज है, नियोनेट्स यानी जो शिशु हैं और बच्चे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लोअर होता है। यूरेमिया, ये कंडीशन, इस कंडीशन में जो है प्रोटीन बाइंडिंग कम होता है, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के द्वारा। कुछ मिसलिनियस फैक्टर हैं और बहुत सिंपल है, जैसे एज। तो ये एज किस तरह से प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, तो क्योंकि एज जो है बच्चे, शिशु में जो वाटर और फैट कंटेंट अधिक होता है और उनका ब्लड ब्रेन बैरियर जो पुअर डेवलप होता है, तो जिसके वजह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेंगे। दूसरा प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में अल्ब्यूमिन चूँकि लो होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अधिक होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। ओबेसिटी में चूँकि फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है अधिक फैट, तो फैट की वजह से जो है ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। नेक्स्ट जो है डाइट, जो भोजन, तो फैट रिच अगर डाइट लिया जाता है तो वो एसिडिक ड्रग लाइक जो है एन एस नन एस्टेरॉयडल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें कि जो भी फिनाइलबिडाजोन, ऑक्सीफिनाइलबिडाजोन, एस्प्रिन, एनाल्जिन, तो ये तमाम सारे ड्रग्स जो है एसिडिक ड्रग होते हैं। तो वो ये फैट रिच डाइट लेने से डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। डिजीज स्टेट, अगर डिजीज स्टेट में एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल द्वारा इसको समझा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस में जो है ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम मोर परमिएबल टू एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी। एम्पिसिलिन, इन दो बीमारी में एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन जो है इनकी परमेबिलिटी अधिक हो जाती है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेगा। और लास्ट जो है ड्रग इंटरेक्शन, जो हम अभी पढ़ रहे थे, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। थैंक यू वेरी मच।